हाय एवरीवन, दिस इज अमन बेदी। तो एक काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे, उसके बाद में हमने रेफरेंस फ्रेम्स पे चर्चा की थी। आई होप आपको रेफरेंस फ्रेम वाली कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज इस सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर की स्टार्टिंग हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक से करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए और समझते हैं डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आइए हम इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ये पॉइंट ए है, ठीक है। यहां रोहन इनिशियली था। कौन था यहाँ पे? रोहन इनिशियली पॉइंट ए पे था। फिर क्या करता है, अपनी पोजीशन चेंज करता है और पॉइंट बी पे चला जाता है। किस पाथ के सहारे? इस पाथ के सहारे ये कहाँ पहुंचता है? पॉइंट बी पे चला जाता है। कौन से पॉइंट पे? बी पॉइंट पे। ए रोहन की कौन सी पोजीशन है? ये फाइनल पोजीशन है। ए कौन सी पोजीशन थी रोहन की? इनिशियल। यहां से यहां तक जाने के लिए कौन सा पाथ का इस्तेमाल उसने किया? इस वाले पाथ का, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस बेसिकली रोहन के थ्रू, रोहन के द्वारा जो पाथ कवर किया गया ना, उसकी एक्चुअल लेंथ ही क्या कही जाएगी? डिस्टेंस कही जाएगी ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी रोहन के लिए? जो इसने पाथ कवर किया है इसकी लेंथ। तो एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बेसिकली हम बोलेंगे डिस्टेंस। अब भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट को जरा समझना। रोहन के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो सबसे मिनिमम सेपरेशन होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बेसिकली बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेंगे मिनिमम सेपरेशन between initial and final position। इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतनी बात? डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। डिस्टेंस जो है कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिन्हें डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसकी डायरेक्शन की नहीं। और स्केलर क्वांटिटी और क्या इसके साथ है? एक केवल और केवल पॉजिटिव हो सकती है या फिर जीरो होती है। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो। जीरो किस केस में होगी? अगर रोहन यहीं पे रहे तो इसकी डिस्टेंस कवर की गई डिस्टेंस जीरो होगी। ओके, एंड बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। बट डिस्प्लेसमेंट के लिए खास बात है कि वो क्या रहेगी? हमेशा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है भाई इतनी बात? इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं हो। काफी बेसिक चीजें हैं, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई साहब। पोजीशन वेक्टर को आगे से हम पी भी लिखेंगे, तो ये चीज शॉर्ट में ध्यान देना। ओके,
तो जैसे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में बताना है, सपोज करते हैं ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा आर वेक्टर है, ठीक है, डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर क्या होगा, इसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू हम इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखेंगे, इनिशियल जो इनिशियल पॉइंट को मिलाएगा ओरिजिन पे। पोजीशन वेक्टर क्या होती है, वेक्टर में थोड़ा बहुत आप पढ़ रखे हैं, अगर ड्रॉपर होंगे तो आपको पता होगा, नहीं होंगे तो आपने वेक्टर में पढ़ रखा, आर इनिशियल वेक्टर। इनिशियल पोजीशन को अगर ओरिजिन से जो लाइन मिलाती है उसे हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फाइनल पोजीशन को जो लाइन मिलाएगी उसे हम फाइनल पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर क्या होता है, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। अच्छा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर में डेल्टा आर वेक्टर की वेक्टर उस साइड, वेक्टर का ये एरो उस साइड रहेगा जिधर फाइनल पोजीशन होगी, मतलब आर फाइनल की तरफ, मतलब फाइनल पोजीशन बी है तो ये हमेशा इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, और इसी चेंज इन पोजीशन वेक्टर को भी हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतनी बात? आई होप यार इसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, वैसे इस पे बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के तौर पे देख सकते हो, नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डीबीपी दी गई है, उसे आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो, और उसमें बहुत सारे ऐसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो हम ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे, बट एक बेसिक क्वेश्चन लेके आपको थोड़ी सी क्लियरिटी देने का प्रयास करेंगे कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज ना रहें, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है कौन बड़ा होता है, डिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या डिस्टेंस बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट में, या डिस्टेंस लेस देन होगी डिस्प्लेसमेंट में, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप इस केस में कहेंगे कि भैया, इस केस में आप कहेंगे भैया डिस्टेंस जो होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो कि यहां से आपको दिख रहा है। लेकिन भैया ये बात बताइए, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट के कब होगा, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट के कब होगा? कुछ लोगों को ये बात पता होगी कब होगा, तो उनका जवाब आएगा सर जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात हो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, जवाब ये होगा कुछ लोगों का। लेकिन जो भी जवाब है ठीक बात कह सकते हो, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होता। मैं एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन में मोशन करवाता हूं और देखना उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। यहां से एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से मूव करना शुरू करता है और एक्स दूरी मूव करके वो आगे जाता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है। ए से और बी तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्स, और यही उसके डिस्प्लेसमेंट के भी बराबर होगा। लेकिन क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो यहाँ पे आपने कहा कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर हो गई, लेकिन इसी मोशन में अगर यहीं से बी, ए ऑब्जेक्ट बी के आगे ना जाके बी से क्या करे, रिवर्स चलाए, रिवर्स वापस चलाए, कितना वापस आ जाए वाई, और कहीं सी पोजीशन पे आ जाए वाई, तो अब जो फाइनल पोजीशन क्या होगी, फाइनल पोजीशन ए होगी, इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट की ए रही होगी। तो अब जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, अब डिस्प्लेसमेंट आएगा एक्स माइनस वाई, लेकिन अब डिस्टेंस क्या आएगी, अब डिस्टेंस आएगी एक्स प्लस वाई। समझ में आया? तो स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा ये जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट हो, केवल तभी जरूरी होगा, एक कंपलसरी होगा डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन में बिना रिवर्स आए मूव कर रहा हो, मतलब रिवर्स ना आ रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन रिवर्स आ रहा होगा ऑब्जेक्ट, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगी। इस बात का भी हमें खासा ध्यान रखना चाहिए इस कॉन्सेप्ट के साथ। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी थोड़ी सी। अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो वीडियो पॉज करके थोड़ा सा इस पे सोचो, और उसके बाद ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आगे हम मूव करते हैं और समझते हैं इस पे एक क्वेश्चन के साथ, इसकी थोड़ी और क्लियरिटी लेने का प्रयास करते हैं। तो इतना अगर आप बातें नोट नहीं कर पाए हो तो नोट करो और आगे हम मूव करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, काफी फेमस क्वेश्चन है यार, या
आर रेडियस का बेसिकली सेमी सर्कल है। एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन, इनिशियल पोजीशन उसकी ए है रोहन की, यहां से चलता है इस पाथ के सहारे, इस पाथ के सहारे कहां पहुंचता है, पॉइंट बी पे पहुंचता है। हमें बताना है, हमें क्या बताना है, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, कौन से पाथ के सहारे आ रहा है, इस वाले पाथ के। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन है। जब ये ऑब्जेक्ट कोई रोहन अगर यहां से ए से चल के बी पे आएगा इस पाथ के सहारे, तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होगी, इस पाथ की लेंथ, और ये पाथ कितना होता है, पूरा ये सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल है, पूरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, पाई आर। तो क्योंकि ये कितना होगा, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, तो ये कितना होगा, पाई आर। ठीक है, सेमी सर्कल है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल ए है, बीच का मिनिमम सेपरेशन आर प्लस आर, क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, 2r के बराबर। अब इसी क्वेश्चन को और अच्छा कर दिया जा सकता था, कैसे, आर रेडियस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से चला था और कहां पहुंचता है, बी पे पहुंचता है। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, बी पे पहुंचा है। ठीक है, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। इसमें देखें डिस्टेंस क्या होगी, इतना पाई आर और इतना कितना हो, पाई आर बाई 2, तो डिस्टेंस जो आएगी हमारे पास कितना आएगी, पाई आर प्लस पाई आर बाई 2, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर बाई 2। क्लियर है, कोई डाउट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इतना होगा कि इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन ए है, मिलाने वाली लाइन क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को बताएगी। ए आर है, ये आर है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, √2r। क्लियर है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर आ जाएगा, √2r की। ठीक है, अब इस बार कंप्लीट सर्कल करवा लेना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्टेंस 2 पाई आर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। ये सब काफी बेसिक्स क्वेश्चन है यार, और कहीं ना कहीं अगर आप ड्रॉपर हैं तो ये सब क्वेश्चन से आपने सामना पहले कर लिया होगा। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, उसका क्या नाम है, स्पीड एंड वेलोसिटी। चर्चा करेंगे आज हम स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए इतना। प्यार आप लोग नोट कर लिए होंगे इतना। ओके, तो अब यार हम बात करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, एक टर्म को हम अच्छे से समझाएंगे, दूसरा उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग समझ लेना। स्पीड को समझाएंगे, वेलोसिटी को समझ लेना। ठीक है, अगर इसके बाद कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट बॉक्स में बताना, बिल्कुल हम चीज़ें क्लियर करेंगे। वैसा नहीं वेलोसिटी तो मैं बताएंगे ही नहीं, बिल्कुल यार समझाएंगे। ठीक है, बट जितना स्पीड समझाने वाले हैं उतना वेलोसिटी नहीं। ठीक है, चलो स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे एवरेज स्पीड। स्पीड हमारे पास कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस covered by object upon total time taken।
ठीक है भाई। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया जाता है और कितना टोटल टाइम लेता है। जैसे एक एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को और क्लियर करने का प्रयास करते हैं कि सुल्तानपुर से लखनऊ की जो डिस्टेंस है, सुल्तानपुर से लखनऊ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, अप्रॉक्स 150 किलोमीटर है। और सुल्तानपुर से रोहन भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से मिलने जाते हैं, कहाँ, लखनऊ। और इन्होंने हमें बताया कि जो टाइम लगा इन्हें लखनऊ पहुंचने में, वो कितना लगा, 3 आवर्स का लगा। कितना टाइम लिया इन्होंने, 3 आवर्स के टाइम लगाया। तो हमने क्या किया, इनकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट की, और वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 150, और टाइम कितना लगा, 3। तो हमें जो इनकी एवरेज स्पीड मिली कितनी मिली, 50 किलोमीटर पर आवर मिली। हमने रोहन भाई साहब के पास कॉल लगाया और पूछा क्या आपकी रफ्तार अपने जर्नी में हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर की रही। तो उन्होंने मुझसे जवाब दिया कि नहीं, मैं कहीं रुक गया था, बीच में कहीं रुक गया था, कहीं पे हमने चाय वगैरह पी थी। तो ये सारी चीज उन्होंने बताई कि नहीं, मैं तो 50 किलोमीटर से लगातार नहीं चल रहा था। तो मेरे दिमाग में गया, हाँ ये तो मैंने एवरेज स्पीड जो कैलकुलेट की वो 50 किलोमीटर, और ये बोल रहे हैं हम इस रफ्तार से नहीं चल रहे थे। जी, इन्होंने बिल्कुल सही बताया। एवरेज स्पीड जब भी आप कभी कैलकुलेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है ए ऑब्जेक्ट की या जो भी इंसान चल रहा है उसकी एक्चुअल रफ्तार है, ये उसकी एक्चुअल रफ्तार को नहीं बताता है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से जो कैलकुलेट करते हैं, ये ऑब्जेक्ट की एक्चुअल रफ्तार नहीं होती। एक्चुअल रफ्तार क्या होती है, वो उसके हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत छोटे टाइम में जो स्पीड हो, मतलब जितनी टाइम छोटा होगा उतनी एक्यूरेट आप स्पीड निकाल। इंस्टेंटेनियस स्पीड की जो मीनिंग होती है बेसिकली क्या होती है, बहुत छोटे टाइम के लिए क्या निकालो आप, एवरेज स्पीड निकालो। जैसे मैं इनसे पूछता कि भैया ये बताओ आप कि जब 2 मिनट में, या आप इनसे पूछता कि जब आप 100 से 105 किलोमीटर गए थे, 100 से 105 किलोमीटर गए थे तो आपका कितना समय लगा था। ये हमें आंसर करते कि भैया उस समय हमने जो टाइम लगाया था वो अप्रॉक्स 10 मिनट का लगाया था, 10 मिनट का लगाया था। तो हम सोचते 100 से 105 किलोमीटर मतलब इन्होंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगाया, 10 मिनट का लगाया। 10 मिनट मतलब 1/6 आवर। इसका मतलब इनकी रफ्तार कितनी रही होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। कब, 100 किलोमीटर से 105 किलोमीटर के बीच। क्या ये इनकी एक्यूरेट स्पीड है, एक्चुअल स्पीड है? नहीं, ये भी एवरेज स्पीड है। अब और छोटा टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, इनसे पूछते हैं भैया 100 से 101 किलोमीटर में आप कितना टाइम लगाए। तो उन्होंने बताया, हमें आंसर किया कि भैया अप्रॉक्स 5 मिनट लगा। तो हम इनसे रिलेट कर पाए, अच्छा मतलब 1/12 इन्होंने इतना समय लिया। अच्छा, तो हमें पता चला इनकी रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर की थी। तो डिफरेंट, तो इनकी जो एक्चुअल रफ्तार रही होगी 100 किलोमीटर के जस्ट बाद, मतलब 100 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर पे, अगर हम पूछना चाहें 1 मीटर पे 100 किलोमीटर 100.1 मीटर किलोमीटर पे, मतलब 100 किलोमीटर 1 मीटर पे जो इनकी रफ्तार रही होगी उसे निकालेंगे। तो हम इनसे टाइम लेंगे, कितना टाइम लगा। तो ये बोल रहे हैं भैया हमारे लगा 10 सेकेंड लगा इस ड्यूरेशन में। तो हमने कहा अच्छा इन्होंने कितना कवर किया, 100 से 100.1, तो मतलब इन्होंने 0.1 किलोमीटर चले। और टाइम ड्यूरेशन इन्होंने क्या, 10 सेकेंड को, सेकेंड में को अगर हम हावर्स में कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1/360। तो
तो इनकी जो रफ्तार निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये रफ्तार बहुत छोटे, मतलब 10 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए इनकी निकाली है। तो ये रफ्तार हो सकता है एक्यूरेसी की तरफ जा रही है, इनकी एक्चुअल रफ्तार प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन प्रोबेबली जो इनकी रफ्तार एक्चुअल रही होगी उसके मोस्ट एक्यूरेट रफ्तार यही होगी 36 किलोमीटर पर आवर वाली। कुछ समझ पा रहे हो इससे? मतलब जैसे जैसे हम टाइम ड्यूरेशन और ये जो डिस्प्लेसमेंट का ड्यूरेशन है ये घटाते जाएंगे, ठीक है, उस केस में हम क्या कहें, एवरेज स्पीड से किधर की तरफ मूव करते जाएंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की तरफ, मतलब एक्यूरेट स्पीड की तरफ, एक्चुअल स्पीड की तरफ। कुछ बात क्लियर हुई यहां से? अच्छा, तो एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर रोहन भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से मिलने 150 किलोमीटर जर्नी में 3 घंटे का समय लेते हैं तो इनका जो एवरेज स्पीड निकल के आएगी वो आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कहानी थोड़ा सा तुम्हें इसलिए समझाई कि तुम्हें इंस्टेंटेनियस की थोड़ी सी फील आ सके। ठीक है, अब हम आगे थोड़ा सा समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है, जब डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, मतलब चेंज इन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, इसका क्या सेंस हुआ, चेंज इन टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, तो जो वी एवरेज होगा तुम्हारा वो क्या आएगा, वो आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टेन लिमिट क्या लगी है, लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 है। इस चीज को जो मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है तो जो हमारे पास भी एवरेज है, सॉरी भी इंस्टेंटेनियस, जो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल के आती है वो क्या आती है, dx बाई dt। क्लियर है मेरे भाई? शायद आपको कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं वेलोसिटी के ऊपर, एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। इसे एवरेज वेलोसिटी को हम भी एवरेज इस तरीके से डिनोट करेंगे। एक क्या होता है, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मतलब x फाइनल माइनस x इनिशियल अपान t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है, तो भी टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा x वेक्टर बाई डेल्टा t। और भी इंस्टेंटेनियस क्या होगा, लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू 0, यही चीज डेल्टा x वेक्टर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट छोटा सा टाइम। इस केस में भी इंस्टेंटेनियस क्या निकल के आ जाएगा, dx बाई dt। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी में कुछ बातें ध्यान दे देना, कि स्पीड इज इक्वल टू, कहां पे लिखूं, यहां पे आई थिंक इसे थोड़ा सा नोट कर लेना, यहां पे मैं कुछ बात लिख रहा हूं। स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड के बराबर होता है। जैसे अगर आपको वेलोसिटी गिवन हो 2i प्लस 3j कैप, तो अगर आपसे पूछे कि इसकी स्पीड क्या होगी तो s इक्वल टू क्या लिखोगे, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और आपको मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड में गिवन हो गया। अच्छा, सेकेंड बात, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, थोड़ी सी और बातें इसमें करवाना चाहते हैं, तो अगर हमें यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल सके जो कि मिल जाएगी।
dx इक्वल्स टू वी डी टी, ये क्या होगी स्पीड और ये क्या होगी डिस्टेंस। अगर हमें वेलोसिटी भी गिवन हो तो क्या करेंगे, dx इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर v dt। ठीक है, यहां पे क्या निकल के आएगा dx, यहां पे dx क्या होगा डिस्टेंस होगा, ध्यान देना इस बात को। क्लियर है। और dx इक्वल्स टू क्या आ जाए वेक्टर v dt आ जाए, इसमें क्या निकल के आएगा dx क्या होगा, यहाँ पे वेक्टर कर दो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ये क्या होगी वेलोसिटी होगी। तीन बात देख लेना, ये दो बात समझ में आ रही है तुम्हें कुछ की नहीं। वैसे इसमें कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं यूज़ की है, बस थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ किया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट करके रख लेना, आगे आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज मिलने वाला है। अब हम ज़्यादातर आपके लेक्चर में आगे जो हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि यहाँ के अच्छे कॉन्सेप्ट की थोड़ी क्लियरिटी तुम्हें मिल सके। तो इतनी चीज़ें नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। होप यार आप इसे नोट कर लिए होंगे। तो चलिए यार कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी और अच्छी क्लियरिटी लेने का प्रयास करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर। ओके, तो ये क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे इस क्वेश्चन को। अ कार ट्रेवलिंग विथ v1 स्पीड फॉर फर्स्ट 1/3 part and v2 speed for second 1/3 part and v3 speed for last 1/3 part। Find average speed of car। ठीक है, ठीक है। A car travel with v1 speed, a car travel with v1 speed for first 1/3 part and v2 speed for second 1/3 part and v3 speed for last 1/3 part। Find the average speed ऑफ अ कार। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, एक बार ट्राई करना। वैसे कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से आपकी मुलाकात ज़रूर हुई होगी, बट फिर भी स्क्रीन को पॉज करो और एक बार ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने अगर कहीं कर रखा है तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करके जाओगे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी उतनी अच्छी बनेगी। पहले कॉन्सेप्ट पता करने हैं, फिर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए आपको अच्छे अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कुछ मैं यहाँ पे करवा दूंगा, बचे क्वेश्चन आपको डीपीपी फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो यार एक क्वेश्चन आप ट्राई करो, ठीक है। इसकी वीडियो पॉज करके और हम बताते हैं। ओके, चलिए हम मानते हैं कार ए से लेके बी पॉइंट तक जा रही है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ए से बी तक की कितनी ले लें, एक्स ले लेते हैं। XY3 डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करती है, V1 से। XY3 V2 से एंड XY3 V3 से। तो T1 जो पहले XY3 में लगेगा, T1 कितना लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा, x/3v1। यहाँ पे T2 क्या आ जाएगा, x/3v2। और यहाँ पे T3 क्या आ जाएगा, x/3
v3। क्लियर? अच्छा, अब एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई साहब टोटल डिस्टेंस कितना है? x, टोटल टाइम कितना लगेगा? x अपॉन 3v1 प्लस x अपॉन 3v2 प्लस x अपॉन 3v3। क्लियर है? अब इधर क्या करेंगे? x बाई 3 कॉमन करके यहां पे हम क्या करेंगे? 3 अपॉन v1 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 v3। ठीक है, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे 3v1 v2 v3 अपान v1 v2 v2 v1 एंड v2 v3 आ जाएगा। ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ओके, तो आई होप यार ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेना कैलकुलेशन, बाकी कॉन्सेप्ट आपका सेम है, तो आई होप यार कैलकुलेशन भी सही होगी। ठीक है, तो एक बार कैलकुलेशन बस चेक कर लेना, बाकी कॉन्सेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन भी प्रॉपर अच्छा था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। कैसे? आपको दे दे 2/3 पार्ट कुछ अदर रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है, नेक्स्ट 1/3 पार्ट कुछ और से कर रहा है, आपको टाइम दे दे, जाते टाइम इतना टाइम लगता है, आते टाइम इतना टाइम लगता है, टोटल स्पीड आपको बतानी है, तो ये भी कर सकते हो आप। काफी आसान क्वेश्चन है एवरेज स्पीड। तो ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। थोड़ी सी अच्छे लेवल की क्वेश्चन के ऊपर अब हम धीरे धीरे मूव करते हैं, ताकि थोड़ी सी आपको फील आए यार हम लेक्चर देख रहे हैं, सही लेवल का है। नहीं तो ऐसी फील आती है यार ये तो बोर्ड से भी नीचे काम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो थोड़ी अच्छी फील दिलाते हैं तुम्हें। अगला क्वेश्चन ले, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्राई करना है। पोजीशन गिवन है हमें 2t² पोजीशन है हमें गिवन है 2t² प्लस t प्लस 1। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में हमें क्या बतानी है? एवरेज स्पीड बतानी है। क्या पोजीशन गिवन है? पोजीशन की क्वेश्चन जो गिवन है हमें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की क्वेश्चन 2t² प्लस t प्लस 1 गिवन है। ठीक है, क्योंकि ये मोशन स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि x में ही पोजीशन इसकी है। ठीक है, x में है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है इससे, लेकिन हाँ क्योंकि यहाँ पे y कंपोनेंट है ही नहीं, सिर्फ एक ही कंपोनेंट, तो आप डाउट रख ही नहीं सकते इसमें 2D मोशन वाला कॉन्सेप्ट होगा। स्ट्रेट लाइन मोशन है, बात समझ पा रहे हो? अगर y वाला भी कंपोनेंट होता तो जरूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक बात हम समझेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टार्टिंग में। ठीक है, ओके, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन x जब t = 0 था तब इसकी पोजीशन कितनी थी? t = 0 पे जो इसकी पोजीशन थी x इनिशियल वो थी 1। t = 3 सेकेंड पे जो इसकी x फाइनल होगी क्या होगी? 9 18 और 21 22। हम करेक्ट शायद। ओके, इस केस में जो तुम्हारा v एवरेज वेलोसिटी निकलेगी, एवरेज स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्पीड और डिस्टेंस बराबर होंगी, तो इस केस में 22 22 माइनस 1/3, तो 7 मीटर पर सेकेंड आपको आ जाएगा आंसर। क्लियर है? अच्छा, यहां पे हम कैसे चेक कर लिए कि इसकी कहीं वापस रिटर्न नहीं आ रहा है? क्योंकि जब ये वापस रिटर्न आएगा उस कंडीशन पे क्या होगा? वेलोसिटी 0 होगा। तो इसकी वेलोसिटी आप चेक करो कहां पे 0 हो रही है। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? dx/dt निकाल देंगे। dx/dt निकालेंगे, 4t प्लस 1 आ रहा है, इसे क्या करेंगे? 0 के बराबर करेंगे और टाइम निकालेंगे जिसपे इसकी वेलोसिटी 0 हो रही, 4t प्लस 1, t = -1/4। तो टाइम कभी माइनस होता ही नहीं, इसका मतलब ये है ये ऑब्जेक्ट
कहीं भी रिवर्स नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही चल रहा है। क्लियर है बात? ये बात कैसे जाने? हमने चेक किया कि भैया अगर ये रिवर्स आता, जैसे मान लो यहां से जाके फिर ये रिवर्स आता, इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो हमने चेक किया कि कहीं इसकी वेलोसिटी कहीं जीरो नहीं हो रही, तो हमें लगा कहीं नहीं, वेलोसिटी कहीं नहीं जीरो हो रही है। इस केस में हम मान गए कि पलटी नहीं मार रहा। अगर ये रिवर्स नहीं आ रहा है तो उस केस में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, और हमने इस तरीके से एवरेज स्पीड कैलकुलेट करके देख ली। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा चेंज करें, यहीं पे क्या करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t कर देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ क्या बताना है आपको? आपको बताना है इसकी रफ्तार कहाँ, इसकी एवरेज स्पीड बतानी है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। आप पिछला क्वेश्चन नोट कर लेना, अच्छा क्वेश्चन वो भी था, बट एक क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसको ट्राई करना। आप क्या करोगे, सीधा क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 देखोगे, और आप क्या करोगे, टी इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन निकालोगे, एक्स इनिशियल जो आएगी 1 आ जाएगी, एक्स फाइनल टी इक्वल्स टू 1 पे निकालोगे आप 3 पे, तो जो आपको एक्स फाइनल मिलेगी क्या मिलेगी, 9 माइनस 6 प्लस 1 मतलब 4 मिल जाएगी। और इस केस में आप एवरेज स्पीड क्या निकालोगे, 4 माइनस 1/3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड, और आप खुश हो जाओगे, कहोगे आंसर मेरा सही है, जबकि पेवर गलत का बात है, ये पेवर गलत बात है। कैसे? आपने एक चीज चेक करना भूल गए। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन जिसमें पोजीशन देके आपसे क्या पूछ रखा हो, स्पीड के बारे में चर्चा की, मतलब दी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी पोजीशन, और आपसे पूछ क्या रहा है, भैया स्पीड बताओ इसकी एवरेज स्पीड। इस केस में हमेशा आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को स्ट्रेट लाइन में इक्वल तो मानते हैं, लेकिन ये देखना पड़ेगा क्या ये स्ट्रेट लाइन पे कहीं रिवर्स तो नहीं आ रहा है। रिवर्स पोजीशन चेक करने के लिए हमने क्या बताया कि आपको क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट का क्या होता है, जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है। वेलोसिटी जीरो करने के लिए हम वेलोसिटी जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढेंगे कि किस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो रही। अगर नहीं हो रही तब तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट है, अगर हो जा रही है तब भाई डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। ठीक है, तब हमें कुछ और लॉजिक लगाने पड़ेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब हम उसके पाथ को हमें एनालिसिस करना पड़ेगा। अब पाथ एनालिसिस करना हमें अच्छे से आना चाहिए। अगर हम पाथ एनालिसिस नहीं कर पा रहे ऑब्जेक्ट का, तो काइनेमेटिक्स सिर्फ आप रट रहे हो, समझ में कुछ नहीं आ रही है। चीजें फील करते चलोगे तो आपको समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको, यहाँ पे आपने क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं चेक किया, v इक्वल्स टू 0 कहाँ पे हो रहा है, वो टाइम निकालो। तो इसके लिए क्या करेंगे, पोजीशन से हम स्पीड निकाल, सॉरी वेलोसिटी dx/dt करेंगे, तो क्या आएगा 2t माइनस 2। अब इसे क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को 0 करके हम टाइम निकालेंगे ना, 2t बराबर 0, तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करके वो रिटर्न आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 सेकेंड में हमसे पूछा कितना है, 3 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड जो क्रिटिकल पॉइंट वाला टाइम है वो इस गिवन इंटरवल में, जो हमारे क्वेश्चन में इंटरवल गिवन है उसके अंदर है। इसलिए अब हमें इसके पाथ को एनालिसिस करना होता। अभी ये t इक्वल्स टू 4 सेकेंड होता और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा होता है, फाइंड एवरेज स्पीड पूछा होता, तो इस केस में इन 3 सेकेंड और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 4 सेकेंड पे मिल रहा होता, उस केस में हम क्या मानते, 3 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगी। 4 सेकंड के बाद जब क्रिटिकल पॉइंट जो जिस टाइम पे मिलेगा उस टाइम के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो भी नहीं होगी। ये बात तब आएगी जब उसके बाद हम आगे पाथ को, लेकिन हमें एक कब टाइम मिला जब ऑब्जेक्ट की रिवर्स आ रहा, t इक्वल्स टू 1 सेकंड पे, और क्वेश्चन में पूछ कितना रखा था, t इक्वल्स टू 3 सेकंड में, तो इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट हमारे गिवन इंटरवल के अंदर आ जा रहा है। अब हमें पाथ के को एनालिसिस करना है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगी। अगर यही t इक्वल्स टू 4 सेकंड होता तो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे गिवन डेटा के अंदर नहीं आ रहा था, तो हम पाथ का एनालिसिस ना करते, हमें पता चल जाता है यार t इक्वल्स टू 3 सेकंड तक, क्योंकि 4 सेकंड पे क्रिटिकल पॉइंट है तो 3 सेकंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ही रही होगी। ठीक है, तब कोई जरूरत नहीं थी चेक करने की। तो दो बात का ध्यान, क्रिटिकल पॉइंट निकालना, वो समय क्या है जब वेलोसिटी 0 हो रही है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे, और सेकेंड चीज क्या वो डेटा, वो टाइम आपके गिवन टाइम इंटरवल के अंदर आ रहा है। अगर अंदर आ रहा है तब हम पाथ का एनालिसिस करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा उस केस में। क्लियर है? अच्छा, अब पाथ का एनालिसिस कैसे करेंगे सर, इस पे चर्चा करते हैं। पाथ एनालिसिस हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी में समझ लेना, बाकी ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में आपको मिलेंगे। पाथ एनालिसिस, और कोई लॉजिक मत लगाना, जितना बता दे रहे हैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है ऐसे क्वेश्चन में।
और सोचोगे तो सिर्फ परेशान होगी बस। देखो जब हमारा पास टाइम t इक्वल्स टू 0 था, स्टार्टिंग हमारी मोशन की कहाँ होगी, t इक्वल्स टू 0 पे, तो एक्स इनिशियल कितना है, तो ऑब्जेक्ट था कहाँ पे, तब ऑब्जेक्ट बेसिकली था 1 मीटर पे, मतलब इसका ए स्टार ओरिजिन है 0,0, ठीक है। इनिशियली ये यहां से 1 मीटर की दूरी पे था, इनिशियली यहां पे था, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हम रोहन मान लेते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे यहां से यहां पे था। अच्छा अब क्योंकि वापस आ जा रहा है, वेलोसिटी इसकी 0 कब हो रही, अब सेकेंड स्टेप क्या होगा, v इक्वल्स टू 0 कब है हो रही है, तो v इक्वल्स टू 0 कब हो रही है, जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है। अच्छा अब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में इसकी पोजीशन चेक करेंगे, कहां है पोजीशन, पोजीशन क्या आएगी, इसमें पुट करेंगे 1, तो 1 - 2 + 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं है, मतलब इसका मोशन इधर नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, इधर आ रहा है, इधर 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 इधर, अच्छा इधर की तरफ आ रहा है, हाँ अच्छा सर। फिर क्या हो रहा है, इसका यहां पे आके इस वाले पोजीशन 0 हो जा रही है, पोजीशन इसकी 0 हो गई, ठीक है। कितने, 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड। अब यहां पे क्या करेगा, ये रिवर्स आएगा, यहां पे इसकी b बराबर 0 हो गई, ओरिजिन वाले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, पहले ओरिजिन से 1 मीटर दूर था, फिर ओरिजिन की तरफ 1 मीटर आया और फिर इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी 0। क्लियर है, अच्छा वेलोसिटी 0। अब आगे क्या होगा, अब वेलोसिटी 0 होने के बाद अब हमारा टाइम, गिवन टाइम इंटरवल, पहला स्टेप ए था, दूसरा स्टेप ए है और तीसरा स्टेप ए है। गिवन टाइम इंटरवल कितना है, 3 सेकेंड, t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। तो हम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे क्या निकालेंगे, पोजीशन इसकी कहां है, 3 सेकेंड पे इसकी पोजीशन क्या मिलेगा, इसमें 3 पुट करेंगे, तो 3 जब पुट करेंगे 9 - 6 + 1 क्या मिल जाएगा, 4, मतलब t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे 4, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4, सॉरी पोजीशन कहां है, 4 मीटर पे, तो 1 मीटर यहां आया, फिर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई और यहां से फिर रिवर्स करके 4 मीटर आगे चला गया है, कहां, 4 मीटर, अच्छा ये पूरा 4 मीटर है, अच्छा ये फाइनली पी पे है। स्टार्ट इसने कहां से किया था, इसका नाम क्यू रख देते हैं, सॉरी फाइनल पॉइंट, स्टार्ट इसने पी से किया था और पी से कहां आया था, ओ पे, ओरिजिन पे, फिर ओरिजिन से कहां गया, क्यू पे गया, मतलब ऐसे आया और फिर ऐसे वापस गया। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है आपको। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालने की, क्योंकि एवरेज स्पीड चाहिए ना, टोटल डिस्टेंस क्या है रोहन की, कितना चला, रोहन 1 मीटर ओरिजिन की तरफ आया, मतलब 1, फिर क्या कितना गया, 4 आगे गया है, 1 इतना चला फिर 3 आगे, मतलब 4 और, तो टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर की, 5 मीटर कवर की। टाइम कितने लगाया इसने, 3 सेकेंड लगाया, तो एवरेज स्पीड जो मिलेगी, एवरेज स्पीड 5/3 कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, जो भी आए यही होगा आंसर। इसमें अगर कोई डाउट है भाई, इसमें अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा है तो पूछ सकते हो यार, अगर ना क्लियर हुआ है तो बिल्कुल हम बता देंगे। अगर तुम्हें क्लियरिटी ना मिली हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया, 1 मिनट वीडियो को बैक कर लेना, फिर से सारी कहानी शिद्दत के साथ सुन लेना, और सुनना ही मत, एक पेपर में अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, अच्छे से इस बात को नोट कर लें। और डीपीपी में कम से कम 2 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट में मिलेंगे तुम्हें, उनको प्रैक्टिस करना है। अगर वो नहीं होते हैं तुमसे तो उसका सोल्यूशन मत ढूंढने लगना किसी अदर ऐप्स पे, आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसे फिर से देखना है, इसी के सहारे तुम्हें वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इतना कर लेगे तो पढ़ना सफल है, नहीं कर पाए तो असफल हो। फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें फिर से इस चीज को समझा दूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना के, फिर जाके अपना क्वेश्चन ट्राई करना। मतलब क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर ये नहीं सीखे ना तो 2 लेक्चर जो अभी तक पढ़ा हो ना, कोई मतलब नहीं रहा, उसमें कहीं इतने बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं तुम्हें नया सिखा रहा हूँ। ये पहली चीज है जो तुम्हें नया शायद थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ, तो इस चीज को नोट करो। आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं।
अगला क्वेश्चन ले, उससे पहले थोड़ी सी बात हम तुम्हें और समझाना चाहते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद तुम्हें हिला के रख देगा, लेकिन सीखना ही जरूरी है। अगर आपके पास v = ऐसा लिखा है 10i कैप 10j कैप प्लस 5k कैप, तो एक मोशन कौन सा है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, 1D मोशन है, 2D मोशन है, 3D मोशन है, क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शन 3D मोशन, मैक्सिमम लोग यही मारेंगे, जबकि गलत है। नहीं, वेलोसिटी अगर 10i प्लस 10j प्लस 5k कैप गिवन है, तो यार इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मोशन 3D है। क्यों सर? अब इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो, कितना आएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, v = 225 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो ए v = कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अच्छे से सॉल्व करोगे। अब 15 आ गया, समझो ये बात। हो सकता है वेलोसिटी का एक कंपोनेंट i में रहा हो, एक j में रहा हो, एक k में रहा हो, ठीक है। फाइनली इसका रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आई कुछ ऐसी आ गई, तो ये इसकी v रिजल्टेंट, v इस पे मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है। स्ट्रेट लाइन पाथ जरूरी है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। स्ट्रेट लाइन पाथ ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है इतनी बात? अब भैया 2D मोशन किसे बोलेंगे, 3D मोशन किसे बोलेंगे, समझेंगे वक्त के साथ, ठीक है, वक्त के साथ समझेंगे। बाकी चाहते तो यहां भी समझा सकते हैं, बट थोड़ा सा वेट कर लो। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे ही शुरुआत होगा हम यही चीज डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हम एक क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ी क्लियरिटी देना चाहते थे कि इसका लॉजिक कभी मत लगाना कि मोशन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है यार, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, डेफिनेटली है। ओके, तो अब अपने आज के क्वेश्चन के ऊपर मूव कर जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी x और y में पोजीशन गिवन है। x में इसकी पोजीशन गिवन है 5 sin 10t, y में 1 माइनस cos 10t। हमें बताना है फाइंड एवरेज स्पीड इन t = 1 सेकेंड। हमें t = 1 सेकेंड में इसकी एवरेज स्पीड बतानी है, x और y में पोजीशन गिवन है। अब भैया इसे कैसे करेंगे? ठीक है, अब भैया इसे कैसे करेंगे? थोड़ा सा भी मैंने एक पढ़ाया था, डिस्टेंस = क्या लिखा था हमने? मॉड ऑफ वेलोसिटी इनटू dt, मॉड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू dt। ये बात मैंने पढ़ाई थी, डिस्टेंस = वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू dt, इंटीग्रेशन। क्लियर है? वो चीज मैंने इसीलिए बताई थी। ऐसा क्वेश्चन जब आपको पोजीशन गिवन हो तब क्या करोगे, वेलोसिटी गिवन हो तब क्या करोगे, तब ऐसे अप्रोच करेंगे। अब कैसे अप्रोच करेंगे समझ लेना, क्लियरिटी तुम्हें मिल जाएगी। देखो x = 5 sin 10t है, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या आएगी? 50 cos 10t। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही y = 5 माइनस 5 cos 10t, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या आएगा? cos का डिफरेंशिएशन माइनस हो जाएगा, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 50 और 5 का 0 हो जाएगा, 50 sin 10t। क्लियर है? a x की वेलोसिटी, y की वेलोसिटी। v = क्या लिख सकते हैं आप? 50 cos 10t i कैप प्लस 50 sin 10t j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं हम? 50 cos 10t का होल स्क्वायर प्लस 50 sin 10t का होल स्क्वायर अंडर रूट में। यहां से 50 का स्क्वायर कॉमन कर लेना, तो बाहर आ जाएगा 50 बचेगा, और अंदर में क्या बचेगा? cos स्क्वायर 10t
प्लस साइन स्क्वायर 10t। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें, 50 मिलेगा, 50। अब इससे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना तो आसान हो गया ना, सॉरी एवरेज स्पीड पूछा था ना, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही तो एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। अब इसी क्वेश्चन में तुमसे मान लो डिस्टेंस भी पूछ लेगा, तो तब क्या करते हैं, तो वेलोसिटी हमें पता, स्पीड पता चल गई है, तो डिस्टेंस के लिए dx इक्वल्स टू, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 50 इंटू इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t1 है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो डिस्टेंस भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्या पूछ सकता है तुमसे, एवरेज स्पीड तो बता दीजिए, वेलोसिटी के बारे में कर ही लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आई थिंक जो भी क्वेश्चन बन सकते थे अच्छे अच्छे इस कॉन्सेप्ट पे मैंने कोशिश की आपको कराने की। बाकी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही डीपीपी में हैं जो मेरे से बच गए हैं कुछ, वो तुम्हें डीपीपी में मिलेंगे। तो डीपीपी टाइम पास नहीं है, एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर कर लोगे तो आपका ही बेनिफिट होगा, हमारा कोई विशेष नहीं। तो प्लीज इसे ट्राई भी कर लेना, ताकि आप चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, और कई अच्छे कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। और कमेंट बॉक्स में बताना यार इस लेक्चर में आपको मजा आया या नहीं। चलते हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।